This conference will now be recorded. हमारे पास एक टर्म है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस का लफ्जी मतलब होता है टू बी कंक्लूड, टू बी कंक्लूड मतलब कोई रिजल्ट बनाना या कोई नतीजा अख्ज करना, किसी रिजल्ट पर पहुंचना, उसे कहते हैं इन्फ्रेंस। टू बी कंक्लूड या कंक्लूजन मतलब नतीजा अख्ज करना या किसी रिजल्ट पे पहुंच जाना। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पूरा मतलब क्या होगा? जो इन्फ्रेंस का लफ्जी मतलब है वो है किसी रिजल्ट को कंक्लूड करना या किसी नतीजे पर पहुंचना। डन। और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मतलब है कि आप जब किसी पॉपुलेशन के बारे में अपनी राय देते हो, जैसे आप कह देते हो कि जनाब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है किसी सैंपल बेस के ऊपर, या आप कह देते हो कि फलां जगह का खाना बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर आपने खाना खाया होता है। जो आपने वहां पर खाना खाया होता है वो एक तरह का टेस्ट कर रहे होते हो एज अ सैंपल के तौर पे, और अपना नतीजा बताते हो कि उस जगह का खाना बहुत अच्छा है। या अगर आप किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते हो एक दो दफा और रिकमेंड करते हो भाई ये डॉक्टर अच्छा है या ये डॉक्टर बुरा है, तो किसी भी पॉपुलेशन के बारे में अपने व्यूज देना ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आप लिख सकते हो, इसका दूसरा नाम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? लिख लो डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो। ड्रॉ अ कंक्लूजन ड्रॉ अ कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब होता है इन्फ्रेंस। किसके बारे में? ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन। ड्रॉ अ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज नोन एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और ये पेपर में डेफिनेशन आई हुई है, इज नोन एज inferential statistics, is known as inferential statistics. Draw a conclusion about population, population के बारे में कोई रिजल्ट बताना, कोई कंक्लूजन देना सैंपल की बेस पे, उसको हमने कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में मेन दो चीजें होती हैं, एक एस्टिमेशन। आपको पता है एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना, किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना। और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये दोनों ही दो अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते होते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। हम एस्टिमेशन भी पढ़ेंगे, आज जो हमने शुरू करना है वो सॉरी वो एस्टिमेशन है,
और उसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सैंपलिंग हमारा कंप्लीट हो गया, एस्टिमेशन आज शुरू करने लगे हैं। ठीक है, ये टोटल 4 टॉपिक्स हैं जिसमें से पेपर तक मिनिमम 8 मार्क्स का पेपर आपको आएगा, सॉरी 10 मार्क्स का मिनिमम, 8 to 10 मार्क्स का इन 4 टॉपिक्स में, इससे ज्यादा हो सकता है पेपर। और ये कोई मुश्किल भी नहीं है, सीधा सीधा सी बात है, जो पढ़ाता हूं बस वही पढ़ना है आपने, कोई ज्यादा टेक्निकल चीजें इसके अंदर है ही नहीं। ओके होगी बात। अच्छा, मैसेज आया कि मैट्रिसेस कब स्टार्ट करना है। मैट्रिसेस सारी मैथ पढ़ने के बाद, और फाइनेंस हारिस कहता है कि फिजिकल क्लासेस में हो। दुआ करो कि फिजिकल क्लासेस जल्द अज जल्द स्टार्ट हो जाएं, तो इंशाल्लाह मेरा भी प्लान यही है कि फिजिकल क्लासेस में ही स्टार्ट करवाऊं, लेकिन उसके लिए टाइम होना भी जरूरी है कि ये ना हो कि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट ही हमारे एग्जाम के बाद हो। तो इसलिए अब इन तमाम चीजों का कोई फायदा नहीं है, बस आप लोग एक हिम्मत करो, बस आप कभी क्लास ना छोड़ो, चाहे जो मर्जी हो, अपना मोबाइल डाटा या जिसका नेट खत्म हो जाता है वो पहले ही कर लिया करें, नेट पैकेज वगैरह जो भी आपको आसान लगता है। ठीक है, लेकिन क्लास मिस ना करो। क्लास मिस करते हो ना तो पढ़ाने का वो ना मजा आता है, ना आप लोगों को बार में रिकॉर्डिंग सुनने का अच्छा लगता है। वो एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है, इश्क पूरा नहीं होता। पढ़ाई से जो इश्क होता है वो हर चीजें, इवन कि आपकी नींद भी, उनको साइड पे रख कर आओ। ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी करोगे ना तो बस फिर किस्मत पे है। आपको पता है ना कि हमारा तो पूरा पाकिस्तान या अल्लाह मदद पे चल रहा है, तो हम फिर वही है ना कि फॉर्मेलिटी प्लस फिर दुआएं करना शुरू कर देते हैं। दुआ, मैं ये नहीं कहता कि उसमें असर नहीं होता, लेकिन दुआ के लिए एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की और मुझे बहुत पसंद आई कि आप लोग अगर मुल्तान की बस पे बैठ जाते हो और दुआ मांगने लग जाते हो, या अल्लाह कराची पहुंचा दे, या अल्लाह कराची पहुंचा दे, तो ये फिर दुआ मांगना भी ज्यादती है। सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन डिफाइन होनी चाहिए और उसके बाद फिर दुआ। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम सारी रात सोए रहें और सुबह उठे, लेक्चर की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी सुन लें और हम कहेंगे जी बस हमारा काम हो गया। ना, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं। इसलिए अक्सर मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करता, सिर्फ इसी पर्पज के लिए कि शायद मैं अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा हूं या आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहा हूं। तो इसलिए थोड़ा सा आप आगे आए तो देखिए सीए करने में बहुत मजा आएगा। अब टेंशन क्यों लेते हो, बहुत मजा आता है, लेकिन उसमें आप अपनी एफर्ट पुट करें। और मैं यकीन से कह सकता हूं जो लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं ना, सच में उन्हें सारी बातें समझ लग रही हैं और उनको चीजें आ भी रही हैं। और आने वाले दिनों में आपके मैंने टेस्ट लेना शुरू करने हैं, तो उनको टेस्ट करते हुए भी मजा आएगा। चलें जी, तो एस्टिमेशन, अंदाजा लगाना या एस्टिमेट करना, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो अभी शुरू करते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कहते किसे? एस्टिमेशन एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है जिसके बारे में हम पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में अंदाजा लगाते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के बारे में अंदाजा लगाते हैं, और वो अंदाजा किस बेस पे लगाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। जिस तरह का सैंपल हम सिलेक्ट करेंगे उसको देखकर हम कहेंगे कि जनाब ये इस तरह की हमारी पॉपुलेशन है। इसलिए सैंपल अच्छा सिलेक्ट करना जरूरी है। हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा डिफरेंट सैंपलिंग की टाइप्स। ठीक है, तो सैंपल अच्छा सिलेक्ट करना जरूरी है अच्छा एस्टिमेट लगाने के लिए। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, टू एस्टिमेट the value of population parameter, बल्कि it is a process to estimate, it is a process या technique to estimate the value of
population parameter, value of population parameter on the basis of sample. सैंपल की बेस के ऊपर जो हम पॉपुलेशन की वैल्यू के बारे में या पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के बारे में एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, हम उसे कहते हैं, ये प्रोसेस एस्टिमेशन कहलाता है। फिर एक टर्म इस्तेमाल होती है एस्टिमेट। देखा हुआ ना, टू एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब है वो अंदाजा। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर के बारे में कोई बता सकता है? पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर एनीवन? सैफुल्ला ने बताया। सैफुल्ला ने कहा कि आज की रिकॉर्डिंग लगा लें। चीकू फिर वही रिकॉर्डिंग। हाशिर भट्ट आप बताओ पैरामीटर क्या होता है? ईशा बेटा? representative part of population. A numerical value which is computed from population. A numerical value taken from population उसे कहते हैं पैरामीटर। अब इसका मतलब है जो एस्टिमेट हमने निकालनी है वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, उसको कहा जाता है एस्टिमेट। तो एस्टिमेट की डेफिनेशन क्या हुई? अ न्यूमेरिकल वैल्यू, a numerical value which is used for estimation, which is used for estimation। वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने अंदाजा लगाना है एस्टिमेशन के लिए, उसको एस्टिमेट कहते हैं। एग्जांपल बताने लगा, सुन ले जरा। मैं कहता हूं कि एएफसी के स्टूडेंट्स हैं जो उनकी एवरेज एज 18 साल है। ये जो 18 साल एवरेज एज बताई है ये एस्टिमेट है। क्या किया होगा मैंने? फार्मूला लगाया होगा समीशन एक्स ओवर एन करके और आंसर आ गया 18 इयर्स। ये जो वैल्यू आई है इसको हम कहते हैं एस्टिमेट, और ये जो फार्मूला है इसको बोला जाता है एस्टिमेटर। और इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं एस्टिमेशन। जो फार्मूला लगाएंगे वो एस्टिमेटर कहलाएगा, फार्मूले से जो आंसर आएगा उसको एस्टिमेट कहा जाता है, और इस पूरे प्रोसीजर को जो हम काम कर रहे हैं इसको कहते हैं एस्टिमेशन। तो अगर आपने एस्टिमेटर का डेफिनेशन लिखनी है तो वो भी लिख लें, और इसको क्योंकि हमने आगे जाकर पहले पूरे एस्टिमेट को डिस्कस करना है और एंड पे जाकर एस्टिमेटर को भी डिस्कस करना है। एस्टिमेटर a फार्मूला या फंक्शन, a फार्मूला या फंक्शन which is used to estimate, which is used to estimate of population parameter। और जो एस्टिमेटर से वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं एस्टिमेट, फार्मूले को बोलते हैं एस्टिमेटर। ओके होगी बात? चले जी, ये तीन बेसिक सी डेफिनेशन है एस्टिमेशन के अंदर, बिल्कुल बेसिक। एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है और एस्टिमेटर क्या होता है। फिर हम चलते हैं एस्टिमेट को आगे लेकर चलते हैं। एस्टिमेटर मुझे याद दिलाना, ये आखिरी क्लास वाले दिन डिस्कस करेंगे एस्टिमेटर को, क्योंकि ये पेपर में बहुत कम आता है, इसलिए इसको आखिर में ले जाएंगे। पहले हम अपना बाकी काम पूरा करेंगे। तो एक होता है पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट, अब एस्टिमेट तो पता है न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं,
पॉइंट एस्टिमेट किसे कहते हैं? अगर एक सिंगल वैल्यू यूज कर रहे हो एस्टिमेशन के अंदर तो उसे कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। अगर एक सिंगल वैल्यू या एक स्पेसिफिक वैल्यू यूज कर रहे हो एस्टिमेशन के अंदर, जैसे मैं कह रहा हूं एएफसी के स्टूडेंट्स की एवरेज एज 18 साल है, एक वैल्यू है या एक से ज्यादा वैल्यूज हैं? सिर्फ एक वैल्यू है। मैंने अपने एस्टिमेशन में सिर्फ एक वैल्यू का इस्तेमाल किया, दैट इज पॉइंट एस्टिमेट। अगर मैं ये कह देता कि एएफसी के स्टूडेंट की एवरेज एज 18 से 20 साल की रेंज में है, तो क्या ये भी पॉइंट एस्टिमेट होता? हरगिज नहीं। जब मैं एक रेंज इस्तेमाल करूंगा, जब मैं एक इंटरवल इस्तेमाल करूंगा, उसको मैं पॉइंट एस्टिमेट नहीं कह सकता। पॉइंट एस्टिमेट के लिए, एस्टिमेशन के लिए एक वैल्यू का होना जरूरी है। तो आप इसकी लिख सकते हो पॉइंट एस्टिमेट की डेफिनेशन, अ सिंगल वैल्यू which is used for estimation about population parameter. A single value, मेन बात क्या है? A specific, या specific का मतलब ही एक सिंगल वैल्यू होता है। A single value which is used for estimation about population parameter. अगर एक सिंगल वैल्यू इस्तेमाल करेंगे एस्टिमेशन के अंदर तो हम उसे कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। डन। फिर दूसरा नाम आ गया इंटरवल एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट को कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरवल एस्टिमेट का दूसरा नाम क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो मेरे भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल की अपनी डेफिनेशन है। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा? एक रेंज होगा जिसके अंदर वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर फॉल करेगी। जैसे हमने कहा ना 18 से 20 साल, इसका मतलब यह हुआ कि 18 और 20 साल में किसी भी जगह पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू फॉल कर सकती है। तो क्या होगा? एन इंटरवल, ऐसा इंटरवल या रेंज, एन इंटरवल या रेंज within which value of population parameter expected to fall, एक्सपेक्टेड टू फॉल या फॉल की जगह अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है लाइक। ऐसा इंटरवल या ऐसी रेंज जिसके अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू फॉल करे या लाई करे, उसे हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट, या उसको कहा जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। एक है पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट में क्या कहा जाता है कि अ सिंगल वैल्यू विच इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन, और एक है इंटरवल एस्टिमेट, अ रेंज ऑफ एस्टिमेशन विद इन विच वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर एक्सपेक्टेड टू फॉल। डन। उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा खत्म हो गया। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया। अब हम इसकी न्यूमेरिकल बातें करने लगे। तो जनाब, हाउ टू कंस्ट्रक्ट
population parameter, sorry, confidence interval. How to construct confidence interval. पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के तरीके सीखते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब इंटरवल एस्टिमेट, और बाद में पॉइंट एस्टिमेट की तरफ आएंगे क्योंकि वो आसान सा है, 2 मिनट में हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल आज का भी पूरा दिन लगेगा और कल का भी पूरा दिन लगेगा, तब जाकर थोड़ा बहुत समझ लगेगा। इसलिए इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत जरूर है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें फिर। हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमारे सिलेबस में वैसे तो 2 सिलेबस में है, लेकिन 3 भी हो सकते हैं। एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन, एक हमारे सिलेबस में है कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सबसे ज्यादा ये 2 हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फार्मूले की हद तक आप पढ़ सकते हो, फार्मूला मैं लिखवाऊंगा इसका, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेंगे। और सेम एज इट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये भी इतना ज्यादा नहीं है सिलेबस में, मतलब फार्मूला पढ़ेंगे, अगर पेपर में आ भी गया तो फार्मूले में वैल्यूज गिवन होगी, पुट कर देंगे। ठीक है, मेन ये है, यहां से पेपर आता जाता रहता है इन 2 में। ओके होगी बात? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन, इसका एक फार्मूला लिखें जरा। x बार प्लस माइनस सिग्मा ओवर n अंडर रूट, सॉरी, x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। पहले सिर्फ फार्मूला लिखें, परेशान ना हो, सिर्फ फार्मूला लिखना है। x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर n, सॉरी, n अंडर रूट। फिर इसी का एक और फार्मूला लिखें, ये फार्मूला नंबर 1 है। फिर फार्मूला नंबर 2 लिखें, x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 s ओवर n अंडर रूट। ये कब लगाना है ये बाद में बताता हूं, पहले सिर्फ फार्मूला लिखें। 3 फार्मूले हैं इसके, 3 फार्मूले हैं। आज हमने लिखने भी सिर्फ फार्मूलाज ही हैं। कल इसके इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल और 2 दिन इस पे लगाते हैं। वैसे तो ये आज के दिन भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये आपको मुश्किल लगे।
एक दिन एक ही फार्मूले की डिस्कशन करेंगे तो फिर ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी हमने स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस 7 डेज इन अ वीक करना शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए जितना कम पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि मैंने टेस्ट लेना है, सैंपलिंग के अंदर ये भी मौजूद है, एस्टिमेशन भी, टेस्ट के अंदर एस्टिमेशन भी होगा। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके पेरेंट्स से या घर वालों में से किसी का नंबर ले लूं और उनकी ड्यूटी लगाऊं कि वो आपका ख्याल रखें, इन्विजिलेशन करें ड्यूरिंग टेस्ट, कि आप टेस्ट प्रॉपर बैठ के एग्जामिनेशन माहौल में करते हो या नहीं। अच्छा, इस फार्मूले में कोई फर्क बता सकता है? दोनों फार्मूले में फर्क क्या है? नाम से मत पूछूं या चले मैं पूछ लेता हूं। शाह बच्चा, शाह बच्चा, आप बताएं दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ शाह बच्चा बोलेगा फिलहाल। दोनों फार्मूलाज में फर्क ढूंढें, फर्क तलाश करें। शाह बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? लगता है शाह बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सैफुल्ला शाह, सैफुल्ला शाह, भाई मेरे रिस्पॉन्स तो किया करो ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या आप होशो हवास में मेरी बात सुन रहे हो। जी, सैफुल्ला शाह का है कि सर सिग्मा और एस का फर्क है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक फार्मूले के अंदर सिग्मा नजर आ रहा है और दूसरे फार्मूले के अंदर एस नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। सना सईद, क्या वो ऑनलाइन है? सना सईद, अब मुझे बताएं सिग्मा और एस में क्या फर्क है? फर्क पता चल गया। सिग्मा और एस में क्या फर्क है? सिग्मा किसे कहते हैं और एस किसे कहते हैं? सना सईद बताएंगे। मुबशिर का मैसेज आया कि सर कोई फर्क नहीं है। और सना सईद को लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही या सना सईद लाइव नहीं है। हाशिर भट्ट ने कहा है, हाशिर भट्ट नहीं, शानिम का मैसेज आया है। कोई अभी सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा। अपने अपने आंसर दो, सारी अपने अपने आंसर दो। मोहम्मद अली ने कहा है, सना का भी मैसेज आया कि कोई फर्क नहीं है। अब जरा सुने, जो सिग्मा होता है वो होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं। जो सिग्मा होता है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो एस होता है वो होता है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। जो सिग्मा होता है दैट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन के अंदर बताया होगा या हमें खुद ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है या सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे अब हमारे पेपर में ये बात इतनी ज्यादा नहीं आती। जैसे आपने कहा ना सेम है, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही समझ लेता है, लेकिन फर्क है। सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और एस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो आ जाओ जरा, तो ये फार्मूला कब लगेगा? सिग्मा वाला फार्मूला कब लगेगा? अगर क्वेश्चन के अंदर सिग्मा गिवन होगा, मतलब सिग्मा नोन होगा, गिवन होगा, तो ये फार्मूला लगेगा। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर वो कह दे कि ये है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे सिग्मा वाला। फिर दूसरा फार्मूला कब लगेगा, ये इंटरेस्टिंग बात है। सिग्मा अननोन, अननोन से मुराद क्या होगा? नॉट गिवन एंड
n greater than or equal to 30, sigma unknown, n greater than or equal to 30। अगर ये दो कंडीशन होंगी मतलब क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है बल्कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा फिर, और आपका जो सैंपल साइज है वो भी 30 से बड़ा होगा, तो ये सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। बात समझ लगी? सिग्मा मतलब पॉपुलेशन का क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, फार्मूला मेंशन नहीं होता शान बेटा, बल्कि हमें खुद देखना है कि इनमें से फार्मूला कौन सा लगाना है। अगर क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा तो हम सिग्मा वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर नहीं गिवन तो हम देखेंगे एन को भी देखेंगे कि सिग्मा भी अननोन हो और एन भी 30 से बड़ा हो तो ये फार्मूला लगेगा। फिर आप सोचोगे कि अगर n लेस देन 30 हुआ तो क्या करेंगे? अगर n लेस देन 30 हुआ तो क्या करेंगे? तो थर्ड फार्मूला देखें। तीन फार्मूलाज है इसके, पहला लगना कोई एक है, दूसरा, और अब तीसरा फार्मूला देखें, x बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2v। ये सारी टर्म्स मैं कल डिस्कस करूंगा, आज सिर्फ फार्मूले लिखने हैं। इसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी बातें कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्मॉल s ओवर n अंडर रूट। अब ये स्मॉल s एक नई चीज आ गई। अब ये फार्मूला कब इस्तेमाल करना है? फिर तीन कंडीशन है ना। कुछ लोगों को तो माशाल्लाह पता चल गया होगा कि थर्ड वाला फार्मूला कब लगाएंगे? जब सिग्मा अननोन होगा एंड n लेस देन 30 होगा। वैसे ये फार्मूलाज तीन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पेपर के अंदर अगर आपको दो फार्मूले पता चल जाएं तो भी काम चल जाता है, सिर्फ ये दो फार्मूले। इनमें खास फर्क है। अगर n ग्रेटर देन 30 होगा तो हम इसे कहते हैं कि z टेस्ट लगेगा। अगर n लेस देन 30 होगा तो हम कहते हैं t टेस्ट लगेगा। मेन ये चीज है, n ग्रेटर देन 30 होगा तो z टेस्ट लगेगा, n लेस देन 30 होगा तो t टेस्ट लगेगा। और ये पेपर में भी कई दफा सवाल आया हुआ है कि z टेस्ट कब लगता है और t टेस्ट कब लगता है। तो ये फार्मूला पढ़ने की हद तक ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन इसकी बहुत कम है पेपर में। पहले फार्मूले की एप्लीकेशन ना होने के बराबर है। अभी तक मेरे ख्याल में पेपर में ये क्वेश्चन आया भी नहीं हुआ। तो दूसरा और तीसरे फार्मूला की ढेर एप्लीकेशन है पेपर में कि n अगर 30 से बड़ा होगा तो z टेस्ट, इसका लिंक ऐसे है, और अगर n लेस देन 30 होगा तो t टेस्ट। ओके होगी बात? हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आपका n लेस देन 30 भी हो और स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन। सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का तो होगा ही होगा। ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह कल हम इन तीन फार्मूलाज की एप्लीकेशन के साथ क्वेश्चन करेंगे, और आपने सिर्फ थ्योरी एक नजर इसकी पढ़ लेनी है और अपने नीट रजिस्टर पे एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन भी लिख लेनी है। ठीक है? तो मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि इसी मंगल वाले दिन इंशाल्लाह, क्योंकि इसी ट्यूसडे को हमारा जो एक ग्रैंड टेस्ट है, मैं दोबारा ग्रैंड टेस्ट को थोड़ा कम करने लगा हूं ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी हो। डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 8 प्लस 9 दोनों जो आज शुरू किया है वो भी इंशाल्लाह मैं मंगल तक कंप्लीट करवा दूंगा। अगर मंगल तक कंप्लीट हो गया तो ठीक है, वरना हम टेस्ट एक दिन लेट कर देंगे। लेकिन ये दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये आपका। और सैम्पलिंग प्लस ये जो आज हमने टॉपिक शुरू किया एस्टिमेशन,
ये आपका इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन अगर सिलेबस दोनों के कंप्लीट हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम टेस्ट 1 या 2 दिन लेट कर लेंगे, लेकिन ये काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसमें अपनी क्वालिटी दिखा दी, मतलब आपके मोर देन 80% मार्क्स आ गए, तो फिर आगे बहुत काम आसान है, मुश्किल काम हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड में जा रहा हूं, क्योंकि ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। उम्मीद तो है कि इतवार तक खत्म हो जाएंगे, संडे तक, क्योंकि संडे को भी क्लास आपकी होगी एस्टिमेशन की थी। और मैं तो कहता हूँ डेरिवेटिव को भी साथ लेकर चलते हैं, ताकि डेरिवेटिव भी साथ साथ कंप्लीट हो जाए मंगल तक, क्योंकि अब हमने काम खत्म करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आज बस इतना ही थोड़ा सा पढ़ना था, और कल इंशाल्लाह मजीद इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।